ये हो गया, यहाँ से भी कर लेते हैं। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो एनिमल न्यूट्रिशन हम लोग पार्ट 2 आज पढ़ने वाले हैं। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस? सब कुछ अगर क्लियर है तो हम आज के सेशन का आगाज़ करेंगे, शुभारंभ करेंगे। हमारे साथ हर्ष मिश्रा हैं, विवेक कुमार मिश्रा हैं, रेहान रज़ा हैं, तनु प्रजापति हैं, मोहम्मद इसहाक हमारे साथ हैं, हर्षिता है, गौरी हमारे साथ हैं, गौरव चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संचित कुमार साहब हैं। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द सेशन माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर हमारी आवाज़ और तस्वीर आप तक पहुंच रही है तो फिर आज के सेशन का हम शुभारंभ करेंगे, आगाज़ करेंगे। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस? सो हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमने देखा कि डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन कहाँ होता है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपको दिखा दिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड पार्ट ऑफ योर डाइजेशन, दैट इज डाइजेशन कैसे होता है। डाइजेशन कैसे होता है? कल की पीएनजी अपलोड नहीं हुई है, ठीक है, अभी अपलोड करवाते हैं। गणेश कह रहे हैं कि सर मेरा स्क्रीन जो है वो ब्लैक आ रहा है, एक बार एग्जिट करके वापस आइए। बाकी लोग बताइए, क्या हमारी आवाज़ और तस्वीर आप तक पहुँच रही है? इज़ एवरीथिंग ओके? बिल्कुल मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। कल की पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है, ठीक है, अभी करवाते हैं, अभी करवाते हैं। तो वॉल्यूम कम आ रही है, ठीक है, अभी आवाज़ आने लगेगी। तो आज के सेशन में माय डियर फ्रेंड्स हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये डाइजेशन जो है कैसे होता है। तो डाइजेशन कैसे होता है ये जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि भाई ये डाइजेशन करता कौन है, डाइजेशन करता कौन है। तो आपने कहा कि सर डाइजेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट होना डाइजेशन कहलाता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट होना डाइजेशन कहलाता है। तो डाइजेशन जो है वो कौन करता है? तो डाइजेशन एंजाइम के द्वारा होता है। डाइजेशन किसके द्वारा होता है? एंजाइम्स के द्वारा होता है। तो ये एंजाइम होते क्या है? एंजाइम होते क्या है? तो अभी हमने यहाँ पे लिखा है डाइजेशन का, हम ये पढ़ने वाले हैं कि डाइजेशन कैसे होता है। डाइजेशन में क्या होता है ये देखा हमने, डाइजेशन कहाँ होता है ये देखा हमने। आज की बारी है कि डाइजेशन कैसे होता है। तो कोई पूछे कि डाइजेशन करता कौन है, तो आप सिंपल बोलिएगा कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस बाई एंजाइम। डाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो एंजाइम द्वारा संपन्न होती है। अपने शब्दों में लिखा हुआ, कोई भी बुकिश लैंग्वेज नहीं है ना। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन विल अकर थ्रू एंजाइम, है ना। पाचन की क्रिया एंजाइम द्वारा संपन्न होती है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये एंजाइम होता क्या है, भाई साहब ये एंजाइम होता क्या है, ठीक है। तो किताबों में लिखा है कि सारे के सारे एंजाइम जो होते हैं ना वो प्रोटीन होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, कौन? एक्सेप्ट विच वन? सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, एक्सेप्ट विच वन? बताइए। दिया हमारे साथ हैं, दिया राजा हमारे साथ हैं, राधे राधे, ठीक हैं आप? कल का मतलब है कि मतलब पिछला क्लास का मतलब ये बात है। आदर्श प्रताप साहब, मैं समझ गया उनके जज्बातों को। मतलब कल का मतलब ये हुआ कि पिछली क्लास की पीएनजी अपलोड नहीं हुई है ना। हम्म। तो देखिए सारे के सारे एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, लेकिन किसको छोड़कर? एक्सेप्ट विच वन? तो उत्तर है राइबोजाइम। राइबोजाइम, राइबोजाइम जो है वो प्रोटीन नहीं होता। ये राइबोसोम क्या, राइबोजाइम क्या होता है? आरएनए है जो एंजाइम जैसा फंक्शन करता है। और सारे के सारे एंजाइम क्या होते हैं? तो बायो कैटलिस्ट होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं। मतलब जैसे अगर आप केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कैटलिस्ट, कैटलिस्ट उत्प्रेरक। थोड़ा सा हम केमिस्ट्री में जाने की कोशिश कर रहे हैं इस टर्म को समझाने के लिए। कैटलिस्ट क्या होते हैं? तो किताबों में लिखता है, एनसीईआरटी लिखता है, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं, कैटलिस्ट वो पदार्थ होते हैं
कैटलिस्ट वो पदार्थ होते हैं जो रिएक्शन के रेट को, है ना, जो रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया की दर को, रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तित कर देने का मतलब या तो बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो कहेगा उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो प्रतिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तित कर देना मतलब या तो बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं। तो एंजाइम भी क्या होते हैं, एंजाइम भी कैटलिस्ट ही हैं, उत्प्रेरक ही हैं, लेकिन चूंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनते हैं, सजीवों के शरीर में बनते हैं, या तो एनिमल बॉडी में बनते हैं या प्लांट बॉडी में बनते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं बायो कैटलिस्ट। तो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि एंजाइम होते हैं प्रोटीन, बायो कैटलिस्ट, बोथ, नन, तो उत्तर क्या हो जाएगा, बोथ। दोनों ऑप्शन सही हैं आपके। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि कैटलिस्ट वो पदार्थ होते हैं जो प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, प्रतिक्रिया की दर को घटाते हैं, प्रतिक्रिया की दर को बराबर यानी कांस्टेंट रखते हैं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, बताइए। सॉरी, एक ऑप्शन दे देता हूं पहले, बोथ, और चौथा ऑप्शन दे देता हूं नन। उत्तर क्या होगा, उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, प्रतिक्रिया की दर को घटाते हैं, दोनों बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, कोई नहीं, तो उत्तर हो जाएगा बोथ। लेकिन ऑप्शन को मैं चेंज कर रहा हूं कि कैटलिस्ट वो पदार्थ होते हैं जो प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, प्रतिक्रिया की दर को घटाते हैं, प्रतिक्रिया की दर को कांस्टेंट यानी अपरिवर्तित रखते हैं, कांट से कुछ कह नहीं सकते। अब बताओ, अब उत्तर क्या हो जाएगा। अब तो ऑप्शन में बोथ नहीं है। हमने क्या कहा कि उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो रिएक्शन के रेट को चेंज करते हैं। चेंज का मतलब क्या होता है, या तो बढ़ना या फिर घटना। परिवर्तन का मतलब दोनों होता है ना, परिवर्तन में तो दोनों शामिल हैं, या तो घटना या फिर बढ़ना। तो यहाँ पे बोथ था तो उत्तर हो गया बोथ, लेकिन अब यहाँ पे बोथ नहीं है, दोनों में से किसी एक को चुनना है। किसी चुनेंगे तो हम चुनेंगे बढ़ाते हैं। जनरली माय डियर फ्रेंड्स, जनरली जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं, कभी कभी ये घटाते भी हैं, जिसको हम निगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसको रट लीजिए, इतना ये याद कर लीजिए, ये याद वाली चीज़ है। तो उसी तरह से अगर कोई आपसे पूछे कि एंजाइम क्या होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं, याद रख लेना है। एंजाइम क्या होते हैं, तो कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट या बायो कैटलिस्ट। ऑप्शन में रहेगा दोनों, तो उत्तर हो जाएगा दोनों। तो इतनी बातें याद रख लेनी है बस। तो अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे, है ना। ये सब टॉपिक से थोड़ा अलग चल रहे थे। अगर कोई पूछे कि डाइजेशन कौन करता है, तो क्या बोलिएगा, एंजाइम के द्वारा पाचन होता है। और पाचन की प्रक्रिया जो प्रारंभ होती है वो कहाँ से होती है, पाचन की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो कहाँ से होती है ना। एक क्वेश्चन आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो पाचन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, पाचन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से प्रारंभ होती है। अगर ऐसा सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो आपका उत्तर क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन, है ना, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन। ठीक है, डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से प्रारंभ होती है। ठीक है, उससे पहले कुछ और पॉइंट्स नोट करके हम अलग से लिख लेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई होती है, आहार नाल की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, नोट करके साइड में कहीं पे लिख लें, क्योंकि आपके टॉपिक से इधर उधर ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। अगर पूछा जाए कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, फिर हम डाइजेशन पे चल निकलेंगे। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, बताइए, कमेंट करिए। तो देखिए, आप लोगों के एग्जाम में प्रॉब्लम क्या है कि जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, उससे क्वेश्चन कम रहते हैं और उससे रिलेटेड इधर उधर के सवाल ज़्यादा रहते हैं। जैसे सिंपल पूछ देगा कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो बताइए। श्रद्धा लिख रही कि क्लास नहीं चलेगी, क्या चल तो रही है। तो 9 मीटर है ना, 9 मीटर। उसमें छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर। और बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर।
तो अगर पूछा जाए कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल इज, विच वन इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल। तो पूरे आहार नाल की लंबाई है 9 मीटर, 6 मीटर तो उसमें लंबा है छोटी आंत ही, बड़ी आंत तो बेचारा 1.5 मीटर ही लंबा है। तो मनुष्य के आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन हो गया, एसआई। एसआई बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन, बोले तो छोटी आंत। तो आप कहेगा सर इसको छोटी क्यों बोलते हैं, ये तो सबसे लंबा है पूरे आहार नाल में। पूरे आहार नाल की लंबाई 9 मीटर है, 6 मीटर तो छोटी आंत ही लंबा है बेचारा, ये तो 1.5 ही मीटर लंबा है, तो फिर इसको छोटी आंत क्यों कहते हैं, सबसे लंबा है ये। देखो छोटी आंत किस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं जरा देखिएगा, ये आपका है मान लिया छोटी आंत, ठीक है, दिस इज एस आई। एस आई बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ध्यान से सुनिएगा, ये है आपकी छोटी आंत और ये मान लिया है ये है बड़ी आंत, दिस इज योर एल ई, दिस इज योर बड़ी आंत। अब देखो छोटी आंत का जो डायमीटर है वो छोटा है और बड़ी आंत का डायमीटर क्या है, बड़ा है। तो ये मोटी ट्यूब है, इसका व्यास बड़ा है और इसका व्यास छोटा छोटा है, इस कॉन्टेक्स्ट में इसको छोटा बड़ा कह रहे हैं। डायमीटर बड़ा है इसलिए इसको बड़ी आंत, डायमीटर छोटा है इसलिए छोटी आंत, लेकिन नाम में जो सबसे छोटा लंबाई में सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी है, उल जुलूल के क्वेश्चन ज़्यादा आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन ये है कि जो शाकाहारी जंतु हैं, शाकाहारी जंतु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस, और जो मांसाहारी जंतु हैं उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कार्निवोरस एनिमल। अब शाकाहारी जंतु और मांसाहारी जंतुओं के आहार नाल को अगर हम कंपेयर करें तो किसका आहार नाल ज़्यादा लंबा होगा बताइए। उदित का की ये पहली क्लास है, चलिए बढ़िया है। सबसे बड़ी ग्रंथि है आपका लीवर, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर पूछेगा तो थायराइड। ये सब आगे आएगा, हम पढ़ाएंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। क्लास के लास्ट में मैथ्स क्लास के बारे में क्यों बताएंगे हम, मैथ्स क्लास के बारे में आपके मैथ्स वाले टीचर बताएंगे। वॉल्यूम कम आ रही है, अच्छा अभी ठीक करवाते हैं, वॉल्यूम कम आ रही है तो। और भी बच्चों को वॉल्यूम की शिकायत आ रही है जी, और भी बच्चों को वॉल्यूम की शिकायत आ रही है, अभी उसको सही करवाते हैं। क्या और भी बच्चे कम वॉल्यूम से परेशान हैं, आज बहुत कम आ रही है आवाज़, ठीक है आवाज़ कम आ रही है, अभी हम ठीक करवाते हैं उसको, कुछ ज़्यादा ही कम है क्या, चलिए दिखाते हैं, अभी 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 ठीक हो जाएगा, आवाज़ कम आ रही तो। क्लियर, अभी ठीक करवाते हैं, साउंड का इशू है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल ऑफ हर्बीवोरस एनिमल इज क्या, इज लार्जर देन कार्निवोरस एनिमल। शाकाहारी जंतुओं का आहारनाल मांसाहारी जंतुओं की अपेक्षा अधिक लंबा होता है। आप पूछोगे ऐसा क्यों सर, ऐसे सोचने से तो लगेगा कि जो मांसाहारी जंतु है, वॉल्यूम, मांसाहारी जंतु जो है वो जो है उसका आहार नाल ज़्यादा लंबा होना चाहिए, वो मांस खाता है। लेकिन देखो होगा क्या कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा इसका एक्सप्लेनेशन, जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं मतलब शाकाहारी जंतु, शाकाहारी जंतु जो होंगे उसके फूड में, उसके भोजन में सेलुलोज की जो मात्रा होगी वो काफ़ी अधिक होगी। सेलुलोज की जो मात्रा होती है वो आप जानते हैं कि काफ़ी अधिक होती है, सेलुलोज की मात्रा क्या होगी, काफ़ी अधिक होगी। और आप जानते होंगे कि सेलुलोज का जो डाइजेशन होता है, सेलुलोज का जो पाचन होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। सेलुलोज का डाइजेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, इसलिए गॉड ने शाकाहारी जंतुओं को थोड़ा लंबा आहार नाल दिया है, किसकी अपेक्षा,
मांसाहारी जंतुओं की अपेक्षा, ताकि वो सेलुलोज को आसानी से पचा सकें। ठीक है, बात आ रही है समझ में? बिल्कुल सही है अभिषेक, आपने बिल्कुल सही बोला, हर्बीवोरस सेलुलोज डाइजेस्ट करते। क्या बात है भाई। अब वॉल्यूम ठीक हुई, एक बार बताइएगा। नेटवर्क इशू रहता होगा इसलिए प्रॉब्लम आती होगी सुमित साहब। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। अब आ जाइए, हम आपसे अगर बात करें कि डाइजेशन जो है, हमने कहा कि डाइजेशन कैसे होता है उसको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए कि डाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। एक क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है मुख से, मुख गुहिका से, फेरिंग से, अमाशय से। बताइए डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरू होती है। सेलुलोज क्या होता है, जैसे कोई भी प्लांट आप खाते हैं तो प्लांट में मेनली क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका नाम क्या है, सेलुलोज। आगे हम पढ़ेंगे कि प्लांट का जो सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। तो सेलुलोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो प्लांट में जो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है उसका नाम क्या है, सेलुलोज है। ठीक है, सो अगर क्वेश्चन है कि डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, तो उत्तर है आपका बक्कल कैविटी। देखिए ये माउथ है, ये माउथ, दिस ओपनिंग इज नोन एज माउथ। यहाँ डाइजेशन हो सकता है क्या, नहीं ना। तो डाइजेशन जहाँ से शुरू होता है, डाइजेशन जहाँ से शुरू होता है वो है आपका ये जगह, जहाँ पे हम भोजन को चबाते हैं, वो जगह कहलाती है बक्कल कैविटी। तो ऑप्शन में देखो माउथ और बक्कल कैविटी दोनों हो तो हम बक्कल कैविटी को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन चलो क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन मैंने अलग कर दिया। अब देखिए, अब ऑप्शन में आपका है माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक। अब बताइए उत्तर क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन में माउथ और बक्कल कैविटी दोनों है, वी विल गिव प्रायोरिटी टू बक्कल कैविटी, हम बक्कल कैविटी को प्राथमिकता देंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में हमारा बक्कल कैविटी नहीं है तो उत्तर हो जाएगा हमारा माउथ। आप देखो गूगल करोगे ना कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम, गूगल तुरंत बताएगा माउथ। लेकिन आप गूगल के चक्कर में रह गए और एग्जामिनर ने ऑप्शन के साथ खेला कर दिया, तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो इस ओपनिंग को माउथ कहते हैं। यहाँ डाइजेशन हो सकता है क्या, नहीं ना। जहाँ पे हम भोजन को चबा रहे होते हैं वो जगह कहलाती है बक्कल कैविटी, और दरअसल पाचन की क्रिया जो है वो बक्कल कैविटी से ही शुरू होती है। तो ऑप्शन में माउथ और बक्कल कैविटी अगर दोनों हो, वी विल गिव प्रायोरिटी टू बक्कल कैविटी। इफ बक्कल कैविटी इज नॉट इन ऑप्शन, योर आंसर शुड बी माउथ। तो दोनों, अगर ऑप्शन में बक्कल कैविटी नहीं है तो माउथ, लेकिन अगर बक्कल कैविटी है ऑप्शन में तो हम बक्कल कैविटी को प्रायोरिटी देंगे। तो पाचन की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो हमारे मुख गुहिका से प्रारंभ होती है। मुख गुहिका क्या है, जहाँ पे हम भोजन को चबा रहे हैं, ये जगह। अब इस मुख गुहिका में माय डियर फ्रेंड्स दो चीजें होती हैं, एक हमारा जीभ होता है जिसको जिह्वा कहते हैं, और दूसरा हमारा तीत होता है, दूसरा हमारा होता है तीत। अब अगर हम बात करते हैं टंग की, तो टंग पर पाए जाते हैं टेस्ट बर्ड्स, टंग पर पाए जाते हैं स्वाद कलिकाएं। अब आवाज सही है या अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है। टंग पर पाई जाती हैं गैस स्वाद कलिकाएं, जो हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद की अनुभूति करवाते हैं। और यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जीभ का कौन सा भाग कौन सा स्वाद बतलाता है। तो याद कर लीजिएगा यहां से कि जीभ का जो अगला भाग है या अग्र भाग है, जीभ का जो अग्र भाग है या अगला भाग है, वो स्वीट टेस्ट देता है, वो मीठा स्वाद बतलाता है। जीभ का जो साइड वाला पोर्शन है, पार्श्व भाग, या जीभ का जो किनारा है, किनारे वाला भाग, ये सॉल्टी और सॉर टेस्ट देता है। याद करना है ना। नमकीन एवं खट्टा स्वाद बतलाएगा, नमकीन एवं खट्टा, नमकीन एवं खट्टा स्वाद बतलाएगा। और जीभ का जो पिछला हिस्सा है, बेस यानी पश्च भाग, पश्च भाग मतलब पिछला हिस्सा, जीभ का जो पिछला भाग है वो आपका बिटर टेस्ट देगा, कड़वा स्वाद देगा, कड़वा स्वाद देगा। ये 7th क्लास की एनसीईआरटी में देखिएगा, मिलेगा आपको। तो सामने मीठा, पीछे कड़वा, नमकीन और खट्टा किनारे किनारे। जैसे सपोज करो कि ये आपका जीभ है,
काफ़ी लंबी ज़बान बना दी है मैंने आजकल के लोगों के हिसाब से, आजकल के लोगों की ज़बान काफ़ी लंबी होती है। तो ये जो सामने है ना वो मीठा स्वाद देगा, सामने वाला मीठा स्वाद देगा, ठीक है जी। साइड वाला, साइड वाला नमकीन और खट्टा, इधर भी क्या होगा, साइड वाला नमकीन और खट्टा, पीछे वाला कड़वा स्वाद देगा। तो सॉल्टी यानी नमकीन, सॉर यानी खट्टा, सॉल्टी मतलब नमकीन, सॉर मतलब खट्टा, और पीछे वाला जो है वो बिटर स्वाद देगा, कड़वा स्वाद देगा। तो याद कर लीजिएगा कि सामने मीठा, पीछे कड़वा, नमकीन और खट्टा किनारे किनारे। सामने मीठे लोगों को, जैसे मैं नेता हूं तो सामने मीठे लोगों को बैठाऊंगा, अपने लोगों को जो मेरी जय जयकार करेगा, और पत्रकार लोग को हम पीछे बैठा देंगे जो कड़वे सवाल पूछते हैं उसको पीछे। तो सामने मीठा, पीछे कड़वा, नमकीन और खट्टा किनारे किनारे। अगर हम बीच में बात करते हैं तो बीच में टेस्ट बर्ड्स नहीं होते, है ना। तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि एस से क्या होता है, एस फॉर साइड, एस फॉर सॉल्टी, एस फॉर सॉर, और बी से बीटर, बी से बेस। तो सामने मीठा, पीछे कड़वा, नमकीन और खट्टा किनारे किनारे। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि जीव का कौन सा भाग कौन सा स्वाद बतलाता है। जैसे पूछा गया था कि नमकीन और खट्टा स्वाद जीव का कौन सा भाग बतलाता है, तो याद कर लीजिएगा कि साइड वाला, किनारे वाला, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा कि जीभ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन टंग, और जीभ का अगला भाग मीठा स्वाद, किनारा वाला नमकीन एवं खट्टा, पिछला भाग कड़वा स्वाद बतलाएगा, बीच में रहता ही नहीं है टेस्ट बर्ड्स। याद हो जाएगा। बीच वाला कुछ नहीं, भूपेश, रवि वर्मा अभी आए हैं क्या। आलोक कह रहे हैं कि सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे होगा, नेटवर्क इशू होगा आपकी तरफ, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। आलोक साहब, रवि वर्मा जी कैसे हैं आप। CHSL के लिए मेडिकल इंपॉर्टेंट है, मतलब टंग ये जो बेस से अटैच होता है आपका, ये जो है ना आपका ये जो बक्कल कैविटी है उसके आधार से अटैच्ड होता है एक टिश्यू के द्वारा जिसको फ्रेन्यूलम कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेन्यूलम। क्या बोलेंगे, फ्रेन्यूलम। तो ये आपके ये जो बक्कल कैविटी है उसके बेस से, उसके आधार से अटैच होता है, किसके थ्रू, फ्रेन्यूलम के थ्रू। तो वो तो नीट वगैरह के बच्चों को पढ़ाते हैं, ये सब चीज़ें आपके मतलब में नहीं पूछा जाता, ठीक है। हाँ जी, लाइव है शुभम साहब, क्या लग रहा है आपको, ठीक। चलो, तो ये याद कर लेते हैं हम लोग। नाउ अब आ जाते हैं तीथ पे। तो हमारे बक्कल कैविटी में, हमारे मुख गुहिका में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है आपका टंग और दूसरा है हमारा तीथ। तो तीथ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टंग हमने देख लिया, टंग में इतनी बात याद कर लीजिएगा। तीथ पे आते हैं। तीथ को हिंदी में दंत या दांत बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ टीथ क्या कहलाती है, दंतों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन देता हूं, डेंटोलॉजी, दंतों के अध्ययन को कहते हैं डेंटोलॉजी। दूसरा है ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। तीसरा है ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। चौथा है कॉन्ड्रोलॉजी। बताइए, स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज, दांतों या दंतों के अध्ययन को कहते हैं। हाँ पूछिए रवि साहब, हन्नान शेख साहब। बहुत होती है, ऐसा कोई नंबर नहीं है कि इतने नंबर की होती है, मतलब इतना संख्या होती है। जैसे हम फेफड़ों में संख्या बोल सकते हैं कि इतना मिलियन होता है ना, 3 मिलियन के 6 मिलियन के करीब होती है, पर उसका ऐसा कोई काउंट नहीं है। और आगे जैसे आपने देखा होगा कि हम स्वाद कलिकाओं के टाइप भी देखते हैं, उसमें से कौन सबसे ज़्यादा होता है, कौन कम होता है, कौन सबसे बड़ा होता है, कौन सबसे छोटा होता है, तो वो सब नीट वीट में पढ़ाते हैं। तो देखो, दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहते हैं, लेकिन दांतों के अध्ययन को डेंटोलॉजी नहीं कहते, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। डेंटोलॉजी कुछ होता ही नहीं है। सो स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज, माय डियर फ्रेंड्स,
ओडोंटोलॉजी। क्या? ओडोंटोलॉजी। क्यों? 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 तो सवाल ये है कि एक और टर्म है यहाँ पे, ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट का मतलब होता है टीथ फॉर्मिंग सेल्स। टीथ फॉर्मिंग सेल्स, दंतों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं। दंतों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं। तो वो कोशिकाएं जो दंतों का निर्माण करती हैं, दांत बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं, उसे कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट, और वहीं से टर्म आया है ओडोंटोलॉजी। ठीक है। अब देखिए, अगर हम दांतों के स्ट्रक्चर की बात करते हैं और उसमें पाए जाने वाले लेयर्स की बात करते हैं, तो उसको ज़रा देख लीजिए, फिर हम इस स्लाइड पे वापस आएंगे। ठीक है। तो अगर हम दांत की बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, देखिएगा, टीथ मतलब दंत, या दांत भी बोलते हैं इसको। तो दांतों के 3 लेयर होते हैं और 3 पार्ट होते हैं। दांतों में कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर। दांतों के 3 अस्तर होते हैं। सबसे ऊपरी जो परत होती है दांत की, जो चमकती हुई आपको दिखाई दे रही है, वो कहलाती है इनामेल। क्या कहलाती है? इनामेल। तो सबसे ऊपर वाली परत जो दांतों की आपको दिख रही है ना, व्हाइट व्हाइट चमकदार, ये इनामेल है। दांत के बीच वाली जो परत है वो डेंटिन कहलाती है। क्या कहलाती है? डेंटिन। और सबसे नीचे, इसके नीचे एक तीसरी परत होती है जो कहलाती है पल्प, जिसको पल्प कैविटी भी कह सकते हैं, पल्प कहलाती है। तो दांतों के 3 लेयर होते हैं। द अपर लेयर ऑफ टीथ इज नोन एज इनामेल एंड इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ योर बॉडी। ये हमारे शरीर की सबसे जो बड़ी सबसे कठोर पदार्थ होती है हमारे दांत की। अपने टाइम से 4 बजे से स्टार्ट होती है आपकी क्लास, तो उसी समय से स्टार्ट है प्रिंस साहब। ठीक है, क्लियर है? उसमें एक अलग से प्रक्रिया चलती है, कैम, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। वो अलग पाथवे होता है ना, वो एक्सेप्शनल है प्रशांत साहब। ठीक है, उसको देखेंगे हम लोग बाद में। तो दांतों के 3 परत होते हैं। सबसे ऊपरी परत इनामेल कहलाती है, जो व्हाइट कलर की चमकती हुई है। उसके बीच डेंटिन और उसके नीचे पल्प। डायग्राम से भी दिखा दूंगा अभी। और दांतों के 3 पार्ट होते हैं। दांतों के 3 भाग होते हैं। दांतों के 3 भाग होते हैं। भाग का नाम जरा याद कर लीजिएगा। दांत का जितना पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, मतलब जितना पार्ट मसूड़ों के ऊपर है ना, वो कहलाता है आपका क्राउन, शिखर। शिखर क्या है? दांत का जितना भाग मसूड़ों के ऊपर है, ये जैसे मान लिया मसूड़ा है, तो जहां दांत का जितना पार्ट मसूड़ों के ऊपर है, यानी जितना पार्ट आपको दिख रहा है दांत का, ये कहलाएगा आपका क्राउन। और जितना पार्ट मसूड़ों के अंदर धंसा हुआ है, जितना पार्ट आपका दांत का मसूड़े के अंदर धंसा हुआ है, वो कहलाएगी आपकी नेक। क्या कहलाएगी? नेक कहलाएगी। ग्रीवा, NEC, नेक यानी ग्रीवा, जितना पार्ट मसूड़ों के अंदर धंसा हुआ है। और उसके बाद जितना पार्ट जो है, जितना पार्ट आपका जबड़े की हड्डी में धंसा हुआ है, वो कहलाएगा आपका रूट, यानी के मूल। जितना पार्ट मसूड़ों के ऊपर है, दैट इज एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ योर एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ योर टीथ। जितना पार्ट दिख रहा है दांत का, वो हुआ क्राउन। जितना मसूड़ों के अंदर धंसा हुआ है, वो है नेक। और जितना जबड़े की हड्डी में धंसा हुआ है, वो कहलाएगा रूट। तो दांत के 3 पार्ट और 3 लेयर, इसको हम एक डायग्राम से आपको दिखा दें, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, ये आप देखिए दांत को, देखिए दांत, और ये आपका हो गया आपका मसूड़ा। ये देखिए मसूड़ा हो गया, ये गम है मान लिया, दिस इज गम ऑफ योर टीथ। ये मसूड़ा वाला पार्ट हो गया, ये दांत का मसूड़ा है, गम है।
तो देखिए जितना पार्ट दिख रहा है ना दांत का, ये ऊपर वाला, ये कहलाता है आपका क्राउन यानी शिखर। ये दांत का जितना पार्ट मसूड़ों के अंदर धसा हुआ है, दिस इज योर नेक, ग्रीवा। और दांत का जितना भाग जबड़े की हड्डी में धसा हुआ है, ये कहलाता है मूल। तो दांत के कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए ना, क्रॉन, नेक और रूट। और देखो दांत की जो सबसे ऊपरी परत होगी, जो चमकती हुई है, जिसका लोग प्रचार करते हैं क्लोजअप का, ये वाला सबसे ऊपरी पार्ट व्हाइट कलर का, ये आपका कहलाता है जी एनामेल। एनामेल कहलाता है। उसके बाद आ जाइए बीच वाला पार्ट। दांत का जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाला सॉरी जो लेयर है, ये वाली लेयर, ये वाली जो लेयर है, ये आपकी कहलाएगी डेंटिन। क्या कहलाएगी? डेंटिन कहलाएगी। और उसके नीचे आपका ये वाला लेयर, जिसमें आपके नर्व्स हैं और ब्लड वेसल्स हैं, है ना, तंत्रिकाएं और नसें हैं, ये कहलाएगी आपकी पल्प। क्या कहलाएगी? पल्प। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रॉन, नेक और रूट किसका पार्ट है, क्रॉन, नेक और रूट किसका पार्ट है, तो दांत का पार्ट है। तो दांत की जो सबसे ऊपरी परत होगी वो एनामेल होगी, बीच वाली परत क्या होगी? डेंटिन, और सबसे अंतिम ये जो परत है, ये वाली परत, ये कहलाएगी आपकी पल्प। इसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स यानी तंत्रिकाएं और नसें होंगी। कोई शक किसी को? शक है भाई साहब? तो दांत के कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए। और कितने अस्तर हो गए दांतों में, कितने लेयर हो गए? तो 3 हो गए। 3 पार्ट और 3 लेयर। ठीक है। तो दांत का जितना पार्ट आपको देखो दिखाई दे रहा है वो क्या हो गया? क्रॉन। जितना पार्ट मसूड़ों के अंदर धसा हुआ है वो क्या हो गया? नेक। और जितना पार्ट जबड़े की हड्डी में धसा हुआ है वो हो गया रूट। मसूड़े के ऊपर जो है वो क्रॉन, मसूड़े के अंदर जितना है, मसूड़े के अंदर जितना है वो आपका नेक, और जबड़े की हड्डी, मसूड़ों से छेदता हुआ जबड़े की हड्डी में रूट। आप दांत उखड़वाइएगा तो देखिएगा कि ऊपर थोड़ा सा दिख रहा है ना, और नीचे काफी लंबा सा निकलेगा। ओके। तो हमने क्या बोला कि ये जो आपका दांत की जो ऊपरी परत है वो आपका किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? तो एनामेल की बनी होती है। अपर लेयर ऑफ टीथ इज मेड अप ऑफ एनामेल। दांत की ऊपरी परत बनी होती है एनामेल की। और एनामेल जो है वो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। एनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। एनामेल के नीचे क्या पाई जाती है? डेंटिन। और डेंटिन के नीचे क्या पाई जाती है? पल्प। So below enamel we have dentin, and below dentin we have pulp, which is the last or you can say innermost layer of your teeth. नोट कर लीजिए आप इसको। तो दांतों की स्टडी को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांतों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं ओडोंटोब्लास्ट कहती हैं। दांत की ऊपरी परत एनामेल कहलाती है। एनामेल के नीचे डेंटिन पाई जाती है। बिलो एनामेल डेंटिन इज प्रेजेंट। एनामेल के नीचे एक परत पाई जाती है जिसे डेंटिन कहते हैं, जिसे डेंटिन कहा जाता है। और एनामेल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। हड्डी से भी मजबूत कौन? एनामेल होता है। तो पूछा गया कि एनामेल हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, तो इसकी कठोरता का कारण क्या है? ये इतना कठोर क्यों होता है ना? तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ इनामेल, या इनामेल इज मेड अप ऑफ। कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? इनामेल इज मेड अप ऑफ, या केमिकल कंपोजिशन ऑफ इनामेल क्या है, इनामेल का रासायनिक संगठन क्या है। तो आप लिख लीजिएगा इनामेल इज मेड अप ऑफ, इनामेल इज मेड अप ऑफ, इनामेल इज मेड अप ऑफ, या केमिकल कंपोजिशन ऑफ इनामेल, एक ही बात है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ एनामेल। एनामेल बना होता है किसका?
इनामेल बना होता है या इनामेल का रासायनिक संगठन, या इनामेल का रासायनिक संगठन क्या है? तो आप कहिएगा सर इनामेल इज मेड अप ऑफ, या केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ इनामेल इज क्या? इनामेल बना होता है, तो आप कहेंगे सर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। इनामेल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बता दीजिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 और कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला Ca3PO4 होल ट्वाइस। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ हुआ। तो इनामेल इज मेड अप ऑफ, और केमिकल कंपोजिशन ऑफ इनामेल इज, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो उत्तर क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। इनामेल बना होता है या इनामेल का रासायनिक संगठन है, तो उत्तर कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फेट। या इस इतना ना लिखकर ये दोनों के मतलब मिश्रण को एक नाम देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी अपेटाइट। इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी अपेटाइट। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो जैसे क्वेश्चन है कि इनामेल इज मेड अप ऑफ, तो या तो ऑप्शन में रहेगा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, या इसको ना लिखकर क्या लिख सकता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी अपेटाइट लिख सकता है, ठीक है। या ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट भी लिख देता है, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम 3 फॉस्फेट, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, इसको याद रख लीजिएगा। क्लियर है सबको? तो इनामेल का केमिकल कंपोजिशन हमने देख लिया। अब आते हैं तीत के प्रकार के बारे में, क्योंकि यहां से काफी सवाल रहते हैं। कितने घंटे डेली पढ़ना चाहिए, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ईमानदारी से कितने घंटे पढ़ सकते हैं, ठीक है। शिव साहब, शिव रेड्डी जी हमारे साथ हैं, डी साधा शिव रेड्डी, ब्रजेश हमारे साथ हैं, शुक्रिया आप सभी का। सनी हमारे साथ हैं। नई क्लास चिपक कर चल रही है, मतलब रुक रुक स्टक हो रही है क्या? ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया, ये इसका केमिकल नेम हो गया, ये फॉर्मूला केमिकल नेम। इसको एक साथ, हम दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्सी अपेटाइट। नाउ अब आ जाते हैं कि दांतों के टैप्स की हम बात कर लेते हैं। तो हम अपने दांतों को बोल सकते हैं क्या? ह्यूमन टीथ को हम बोल सकते हैं हेट्रोडोंट। मनुष्य के दांत को हम बोल सकते हैं हेट्रोडोंट, विषम दंती। क्यों? क्यों? हमारे दांतों का कार्य भी अलग है और आकार भी अलग है। हमारे सारे दांत एक जैसे नहीं होते, दांतों का शेप भी अलग है, फंक्शन भी अलग है, कार्य भी अलग है, आकार भी अलग है। जैसे आप फ्रॉग के टीथ को देखेंगे, मेंढक के दांतों को देखेंगे, तो मेंढक के सारे दांत एक जैसे होते हैं, सो उसके दांतों को हम बोल सकते हैं होमोडोंट। क्या बोलेंगे? होमोडोंट, एक जैसा दांत वाला। लेकिन मनुष्य के दांतों की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर जॉ। हमारे जबड़े में विभिन्न प्रकार के दंत होते हैं, इनका कार्य भी अलग है और इनका आकार भी अलग है। अगर पूछा जाए कितने प्रकार के दांत होते हैं मनुष्य में, तो 4 प्रकार के दांत। कौन कौन? तो इंसीजर, कृंतक, किसके लिए? काटने के लिए। सामने होता है,
जैसे रोल किसी ने दिया, खाने को काटते हैं आप यहाँ से और फिर साइड में ले जाते हैं चबाने के लिए, किसके पास, प्री मोलर और मोलर के पास। तो पहला जो है वो इंसीजर है, दूसरा है केनाइन यानी रदनक जो चीरने फाड़ने के लिए होता है, चौथी टाइप का दांत कहलाता है प्री मोलर यानी अग्र चवर्णक, और पांचवें प्रकार का जो दांत है वो कहलाता है चवर्णक यानी कि मोलर। तो इसको कैसे याद करेंगे भाई, इसको याद करने का हमारा तरीका है ICPM। क्या याद करेंगे, ICPM, कर अच, कर अच, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक, इंसीजर, किनाइन, प्रीमोलर और मोलर। आप इन दांतों को देखो, इनका स्ट्रक्चर भी अलग है और इनके फंक्शंस भी अलग हैं, इसलिए हम अपने दांतों को कह रहे हैं हेटेरोडोंट। हेटेरोस मतलब डिफरेंट, डोंट मतलब तीत, यानी हमारे सारे दांत एक जैसे नहीं है, विभिन्न प्रकार के दंत है हमारे जबड़े में। सो नाउ वी कैन से दैट आवर टीथ इज what, heterodont, heteros means different, don't मतलब तीत, विषम दंती, एक जैसा दांत नहीं है, विभिन्न प्रकार के दांत। तो कितने प्रकार के दांत हो गए मनुष्य के जबड़े में, 4 प्रकार के। कौन कौन नाम है, इंसीजर यानी कृंतक जो होता है काटने के लिए, केनाइन जो होता है वो चीरने फाड़ने के लिए। तो अगर पूछा जाए कि मनुष्य में कौन सा दांत सबसे कम विकसित होता है, तो वो है हमारा केनाइन, क्योंकि हमारा काम चीरना फाड़ना नहीं है, यहाँ पे होगा। इंसीजर के बाद क्या होगा, केनाइन, तो हमारा काम चीरना फाड़ना नहीं है, तो मनुष्य में केनाइन सबसे कम डेवलप होता है। सबसे ज्यादा डेवलप होगा कहां पर, ये मांसाहारी जंतुओं में, कार्निवोरस एनिमल्स, शेर चीता में, ये जो सामने निकला हुआ लंबा सा टेढ़ा सा दांत दिखते हैं ना, वो केनाइन होता है। तो केनाइन नॉट वेल डेवलप्ड इन ह्यूमंस, नॉट वेल डेवलप्ड इन ह्यूमन, मनुष्यों में कम विकसित होता है, मनुष्यों में कम विकसित होता है। तो मनुष्यों में कौन सा दांत सबसे कम विकसित होता है, तो वो है आपका रदनक, क्योंकि हमारा काम चीरना फाड़ना नहीं है। और प्री मोलर और मोलर दोनों चबाने के लिए होते हैं, है ना। चवर्णक, चवर्ण करने वाला, चूर चूर करने वाला, पहले है तो प्री मोलर, बाद में है तो मोलर। अग्र चवर्णक और चवर्णक दोनों का काम चवर्ण करना, चूर चूर करना, मैस्टिकेट करना, च्युइंग करता है ना। तो ये 4 प्रकार के दांत हैं। सो हम अपने दांतों को क्या बुला रहे हैं, हेटेरोडोंट। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर जॉ, सो आवर टीथ इज हेटेरोडोंट, विषम दंती, एक जैसा दांत वाला नहीं। लेकिन उगने के आधार पे, ओरिजिन के आधार पे भी दांतों को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। मनुष्य के दांत जीवन में 2 बार उगते हैं, यानी दांतों के 2 सेट होते हैं हमारे, इसलिए हम अपने दांतों को बोल सकते हैं डाइफायोडोंट, द्विवार दंती, है ना। सो हम बोल सकते हैं कि डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट, वी हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ। कुछ दांत हमारे 2 बार उगते हैं, 2 बार उगने वाले दांत या दांतों के 2 सेट होते हैं हमारे पास। पहली बार जो दांत आते हैं वो कहलाते हैं मिल्क टीथ, दूध के दांत, संख्या तो सबको पता होगी 20, और ये सारा टूट जाता है। इस दांत को रिप्लेस करता है कौन, परमानेंट टीथ जो होता है 32, बोलते हैं ना 32 ही तोड़ देंगे, यही होता है। सो इसीलिए कहलाता है डाइफायोडोंट, डाई मतलब 2, फायोडोंट मतलब उगने वाले, 2 बार उगने वाले दांत, यानी हमारे पास दांतों के 2 सेट होते हैं। तो पहली बार जो दांत आता है ना उसको बोलते हैं मिल्क टीथ, जिसकी संख्या होती है 20, और इसको रिप्लेस करते, ये सारा टूट जाएगा, इसकी जगह पे जो दांत आएगा ना वो कहलाएगा आपका स्थायी दांत, परमानेंट टीथ। ये कितना होता है 32। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार उगते हैं, हाँ पीस देता है, बिल्कुल सही, महिमा यादव पीस देता है। अनिल सैनी, लाइव है क्लास में, क्यों ऐसा क्यों शक आपको हो रहा है कि क्लास लाइव नहीं है, अनिल साहब बताइए, ऐसा क्यों जुल्म कर रहे हैं। रिवीजन कराइएगा कि नहीं, रिवीजन के लिए तो हमने यूट्यूब बना रखा है ना, कि जो आप पढ़ रहे हैं थ्योरी और उसका रिवीजन जो है एमसीक्यू के थ्रू हम करा रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन, उस पर हमने हर टॉपिक का टॉपिक वाइज अपलोड कर रहा हूं मैं।
बाकी क्लास के बारे में तो मुझे नहीं पता है, हमारे सारे शिक्षकगण गए होंगे धरना के लिए। पीएनजी हम अपलोड करवाते हैं अभी, है ना। चलिए, तो कितने दांत जीवन में 2 बार उगते हैं? तो मनुष्य में कितने दांत जीवन में 2 बार उगते हैं? मनुष्य के जीवन काल में 2 बार उगने वाले दांतों की संख्या कितनी होगी, है ना। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार उगने वाले दांतों की संख्या कितनी होगी? 4, 12, 20, 28। तो आप कहेगा सर उत्तर हो जाएगा आपका 20। क्यों क्यों होगा 20? तो आप कहेंगे सर देखो, पहली बार कितने दांत आएंगे? 20 दांत आएंगे, दूध वाला, और ये सारा टूटेगा, उसकी जगह पे 20 दांत फिर नए आएंगे। अरे भाई, पहले 20 दांत आए, ये सारे टूटेंगे, इसकी जगह पे फिर नए 20 दांत आएंगे, तो 20 दांत जीवन में 2 बार उगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि मनुष्य के जीवन काल में एक ही बार उगने वाले दांतों की संख्या कितनी होगी, तो कितना हो जाएगा? 32 - 20 बराबर कितना? 12। नहीं होगा। पहली बार कितने दांत आए? 20 दांत आए, 20 दांत उसकी जगह पे दोबारा आए, तो कितने दांत नए उगे के 32 हुए? बोलो। पहली बार 20 है, सारा टूटा, 20 उसकी जगह पे फिर आए, तो कितने दांत नए उगे के 32 हुए? सॉरी, 32 हुए। हाँ, 12 दांत नए उगे ना। तो एक ही बार उगने वाले दांतों की संख्या, जीवन में 2 बार उगने वाले दांतों की संख्या 20 होगी। तो 20 दांत आया और ये टूट गया, फिर दोबारा इसकी जगह पे 20 दांत आया, कितने नए उगे के 32 हुए? तो 12। तो अगर पूछा जाए कि जीवन में एक ही बार उगने वाले दांतों की संख्या कितनी है, तो 32 है। 2 बार उगने वाले दांतों की संख्या कितनी है? तो 20 है। नहीं आया समझ में? मोहम्मद शादाब आलम हमारे साथ हैं। चैप्टर टेस्ट बता तो दिया हमारे यूट्यूब चैनल पे। आभा त्रिपाठी कह रहे कि बस करिए सर प्लीज। क्या भाई, क्या क्या हो गया? अभी उस पर रिकॉर्डेड डालते हैं, प्रैक्टिस सेशन। क्लियर हुआ? गुड। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं डेंटल फॉर्मूला। जैसे मैं पूछ लूं कि बताइए कि भाई मिल्क टीथ में इंसीजर कितना, प्री मोलर कितना, मोलर कितना, उसी तरह से आपका परमानेंट टीथ में इंसीजर कितना, मोलर कितना, प्री मोलर कितना। तो दांतों की संख्या और उसका क्रम याद रखने के लिए हम लोग पढ़ते हैं डेंटल फॉर्मूला। अब ये देखिए, डेंटल फॉर्मूला 10th में है ही नहीं, हम चल रहे हैं 11th क्लास की बायोलॉजी पे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डेंटल फॉर्मूला से हमें ये पता चल जाएगा दांतों की संख्या और उसका क्रम, है ना। तो डेंटल फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं कि नंबर ऑफ टीथ, देखिए नंबर ऑफ टीथ इन अपर हाफ, इन अपर हाफ, ऊपरी आधे जबड़े में दांतों की संख्या बटा नंबर ऑफ टीथ इन लोअर हाफ, निचले आधे जबड़े में दांतों की संख्या गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा? डेंटल फॉर्मूला। तो ऊपरी आधे जबड़े में दांतों की संख्या, ऊपरी आधे जबड़े में दांतों की संख्या, दांतों की संख्या बटा निचले आधे जबड़े में दांतों की संख्या, निचले आधे जबड़े में दांतों की संख्या। ठीक है, दांतों की संख्या गुना 2 बराबर क्या? डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र। तो दंत सूत्र के लिए हमने क्या किया, ये हमारा ऊपरी जबड़ा है, तो ये ऊपरी जबड़े को आधा कर दिया यहां से, तो ऊपरी आधे जबड़े में दांतों की कितनी संख्या है वो लेंगे, और निचले आधे जबड़े में दांतों की संख्या, ऊपरी आधे जबड़े में कितने दांत हैं वो ले लिया, और निचले आधे जबड़े में कितने दांत हैं वो ले लिया, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
क्या बन जाएगा, टोटल दांत आ जाएगा। आप कहिएगा सर ऊपरी आधे जबड़े को ही क्यों लिया, ऊपर पूरे जबड़े में जितना दांत थे वो ले लेते, नीचे पूरे जबड़े में जितने दांत थे वो ले लेते, बन जाता डेंटल फार्मूला। तो आधा इसलिए लिया है कि ऊपरी आधे जबड़े में जितने दांत और जितने तरह के दांत, इधर भी ठीक उतने ही दांत और उतने तरह के दांत, यानी फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ का बिल्कुल मिरर इमेज होता है। निचले जबड़े में, निचले आधे जबड़े में जितने दांत और जितने तरह के दांत, इतने इधर भी उतने ही दांत और उतने तरह के दांत, यानी फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ का बिल्कुल मिरर इमेज होगा। इधर जितने दांत और जितने तरह के दांत, ठीक इधर भी उतने ही दांत और उतने तरह के। तो हमने ऊपरी आधे जबड़े में दांतों की संख्या ले ली, निचले आधे जबड़े में दांतों की संख्या ले ली और 2 से क्या कर दिया, गुना कर दिया, तो मिल गया ना पूरे जबड़े में दांत। और यही कहलाएगा डेंटल फार्मूला। नहीं आया समझ में, जब तक एग्जाम्पल नहीं लेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो इसको समझने के लिए हमें नेक्स्ट क्लास पे चलना पड़ेगा कि कैसे हम पूरा जबड़ा में दांत को लेकर दिखाएंगे और सिर्फ वो फॉर्मूला याद रखेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी आपसे पूछ ले कि कौन से दांत कितने प्रकार के, तो इस डेंटल फार्मूला को याद रखने पे आपको एकदम आसानी से आप बतला दीजिए कि ये क्या घटिया सवाल कर रहे हो भाई हमसे। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में अगर किसी का कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, और देखिए जिन लोगों ने अभी तक प्लांट न्यूट्रिशन का क्वेश्चन नहीं बनाया है थ्योरी पढ़ने के बाद, तो रिवीजन नहीं होगा, फिर आप भूल जाइएगा कुछ दिनों में। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बड़ा सीधा सा है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना है। साइंस बाय जुबैर एहसानी के नाम से यूट्यूब चैनल है, इस पे प्लेलिस्ट में आपको जाना है। प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस सेशन बायोलॉजी में जाना है। प्रैक्टिस सेशन बायोलॉजी में जाने के बाद पहला ही आपको टेस्ट मिलेगा प्लांट न्यूट्रिशन का, जो चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं। इस पे जाने के बाद आप अपना स्कोर ईमानदारी से बताइएगा कि कितने में से कितना मार्क्स आया, अपना नाम लिखिएगा, अपने स्टेट का नाम लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ कहाँ से हमारे साथ बच्चे जुड़े रहते हैं। फेसबुक और इंस्टा पे मैं जुबैर एहसानी के नाम से मौजूद हूँ, और टेलीग्राम पे साइंस का सुरूर, इनकी PDF वगैरह आपको हमारी टेलीग्राम पे मिल जाया करेगी। कोई भी दिक्कत है, कल बच्चे बोल रहे थे कि पिछले क्लास की PDF नहीं मिली है, मुझसे अभी करवाते हैं। छुट्टी हो गई आंचल कुमारी, पिछली क्लास ऐप पे ही मिलेगी रिकॉर्डेड फॉर्म में। हाँ, उसको लमसम हमने 6 कर दिया है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। छः से छोटी आंत और 6 से 6 मीटर ऐसे कर दिया मैंने लगभग लमसम उसमें। अभी कहाँ से सॉल्व होगा, अभी पूरी बायोलॉजी खत्म होगी तब यूपीएसआई क्या, यूपीएसआई के क्वेश्चन तो ऐसे ऐसे कर लोगे अब। हम उससे कहीं ज़्यादा ऊंचे लेवल की बात कर रहे हैं ना, तो वो वाला क्वेश्चन तो आपको कुछ लगेगा ही नहीं। टॉपिक नेम चेंज करवा दें, वही चल रहा है क्या, ठीक है करवा देते हैं। और कोई दिक्कत किसी को बताइए। हाँ गोविंद साहब, हम लाइव हैं भाई। हाँ रुचि का क्या समझ में आ जाएगा ना, मतलब अच्छा इंट्रोडक्शन ही पढ़ा है अभी तक, तो बाकी जो है वो जल्दी कंप्लीट कर लीजिएगा। विशाल यादव जी बाबाए, कैसे हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, तो रसगुल्ला भेजिए वहाँ का, मेरा फेवरेट है। या मैं आऊँगा वेस्ट बंगाल तो जो बढ़िया वाला मिलता है वो बताइएगा, क्योंकि हमें तो नहीं पता होगा ना कि वहाँ कहाँ पे बढ़िया वाला रसगुल्ला मिलता है कि नहीं। नितिन मौर्य कह रहे हैं कि सर समझ में नहीं आया, दोबारा देखिएगा लेक्चर को, 20 से एंट्री मारिएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। या पिछला क्लास छोड़ा है तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, मैंने पहले ही बोला था आपको
कि अगर कोई क्लास आपकी मिस होती है ना तो पिछला क्लास देख लीजिएगा, तब अगली समझ में आएगी। क्योंकि बायोलॉजी क्या है, जिस्म का अध्ययन है ना, तो जिस्म के अगर एक हिस्से को आप छोड़ दीजिएगा तो अगला कैसे समझ में आएगा। और जिस्म को पढ़ने का एक तरीका होता है, पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर एक्सक्रीटरी, तब रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले मैं रिप्रोडक्शन कराने लग जाऊं क्लास में, समझ में आएगा क्या? तो जिस्म के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल इनफ होगा प्रिंस साहब, क्या बात कर रहे हैं आप, एमपी से हैं। चलिए, हाँ अंकित पूछिए, क्या मैसेज है, क्या क्वेश्चन है? फिजिक्स क्लास स्टार्ट हो जाएगी, क्यों आप इतना दर्द लेना चाह रहे हैं? सारा क्लास एक साथ, आराम आराम से पढ़िए। चलिए, तो मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में। हमारे सर तशरीफ़ ला चुके हैं स्टूडियो में, इनकी क्लास सुनी है, अगर मैं देर करूंगा तो ये खफा हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। बाकी आपकी शिकायतें, आपकी क्वेरीज हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।